कतर यूएई और सऊदी अरेबिया के पास पड़ने वाला एक छोटा सा देश जिसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 से भी ऊपर है और ये अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर जैसे अमीर देशों से भी कहीं ज़्यादा है। इसके साथ साथ कतर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कहीं कम है। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी और एक अच्छी लाइफस्टाइल लोग यहाँ पर जी रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हमेशा से कतर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो कतर के अंदर पूरी तरह से बोरियत फैली हुई थी, रेगिस्तान से भरा हुआ था और लोग भुखमरी से मरने लग रहे थे। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि रेगिस्तान से उठकर कतर इतना अमीर बन गया और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे, वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई कतर को पसंद क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न तो आपको इंट्रो से ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो उन दोनों देशों से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है और कहीं ज़्यादा अच्छी खासी उनकी लाइफस्टाइल वहाँ पर है। बात करें तो सऊदी अरेबिया और यूएई भले ही गरीब हो जाए, लेकिन कतर कभी भी गरीब नहीं होगा और वो हमेशा अमीर ही रहेगा। चलिए जानते हैं इन सब का रीज़न क्या है, क्यों कतर इतना अमीर है और उसका डेवलपमेंट इतनी जल्दी कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है सन 1916 में, जब कतर के अबीज अब्दुल्ला अल-सन ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी के अंदर 3 मेन चीजें इंक्लूडेड थी। सबसे पहले, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे कतर को किसी भी फॉरेन इन्वेजन या फिर किसी भी तरह के फॉरेन या दूसरे देशों के हमले से। दूसरा, इसके बदले में कतर 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा। तीसरा, इस टाइम पीरियड में कतर के सारे रिसोर्सेज के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा। समय बीतते बीतते आता है सन 1940, जिसके अंदर एक ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। सन 1960 आते आते तेल निकालने का काम कतर के अंदर पूरे जोर शोर से चल रहा था और उसकी धीरे धीरे करके डेवलपमेंट भी होने लग रही थी। वो तेल बेचते थे, बाहर से पैसा आता था और वो उस पैसे से डेवलपमेंट करते थे। बट तेल बेचने से जो डेवलपमेंट हो रही थी वो बहुत ही स्लो हो रही थी, वो इतनी भी तेज नहीं थी। लेकिन सन 1970 में सेल कंपनी ने एक गैस फील्ड डिस्कवर की जिसका नाम था नॉर्थ फील्ड। बट अब चैलेंज ये था कि उस टाइम पे गैस को ट्रांसपोर्ट करने के इतने मेथड्स हमारे पास नहीं थे और गैस को ट्रांसपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसे पाइप्स के रास्ते से कहीं भेजा जाए। पर कतर गैस यूज करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन बिछा के उस गैस को ट्रांसफर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही था और इसीलिए सेल कंपनी अपनी इस डिस्कवरी को करके थोड़े टाइम में उसे वहीं पर भूल गई। लेकिन सेल कंपनी ने यह बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यही गैस कतर का आने वाले भविष्य बदलने वाली है। सन 1971 में कतर को ब्रिटिशर्स की ट्रीटी से आज़ादी मिल गई और वह अब एक आज़ाद मुल्क बन गए थे। लेकिन फिर भी अगले 25 साल तक हालात वही रहे और उनकी डेवलपमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया। अब सन 1995 में क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा ने अपने ही बाप के खिलाफ बगावत करके हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया। अब क्राउन प्रिंस को ये बात अच्छे से पता थी कि कतर की किस्मत बदली जा सकती है तो वो सिर्फ गैस रिसोर्सेज को यूज करके ही बदली जा सकती है और इसी काम को अंजाम देने के लिए उसने एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन का प्रोसेस तो आप सबको पता ही होगा कि जिसके अंदर गैस को लिक्विफाई किया जाता है एक ऐसे टेम्परेचर पर लाकर, जिसके बाद उसे सिलेंडर्स में भरकर इजीली कहीं दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। कतर ने उस टाइम पर इस चीज में इन्वेस्ट किया और आज कतर LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसके सबसे बड़े इंपोर्टर्स में आते हैं इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन और चाइना। कतर ने अपने इस गैस एक्सपोर्ट के बिजनेस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और अपने देश का डेवलपमेंट किया। लेकिन फिर भी कतर जिस लेवल पर है वो इस गैस की वजह से नहीं है, उसका रीजन कुछ और ही है। गैस एक्सपोर्ट तो बस उसका छोटा सा एक हिस्सा है। रिसोर्सेज तो बहुत देशों के पास होते हैं और वो उसको एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे आए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है और उसी पैसे से और पैसा कैसे बनाना है वो सबको नहीं आता। लेकिन कतर इस चीज में माहिर था और उसने ऐसा ही किया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई, जो कि इस गैस एक्सपोर्ट से आए हुए पैसे को री इन्वेस्ट करती थी अलग अलग कंपनीज के अंदर, जो कि दुनिया भर के अंदर फैली हुई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें कतर का इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगा, चाहे वो बड़े बड़े होटल्स हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो या फिर किसी कंपनी की चेन्स हो, उसमें कतर का इन्वेस्टमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि वोल्क्सवैगन, बार्कलेस बैंक, टिफिन एंड को, रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी, जो कि रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों में से आती है। कतर का इन कंपनीज के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट है और उसी की वजह से उनका रिटर्न भी उतना ही हाई लेवल का होता है। लेकिन देखा जाए तो ये भी कतर की इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कतर अपनी इन्वेस्टमेंट का बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर इन सब में लगाता है। और यही नहीं, कतर तो फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, उसको भी होस्ट कर चुका है अपने स्टेडियम के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 40,000 लोगों की है। और उसको होस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऐसे स्टेडियम सिर्फ कतर के पास ही हैं। कतर की इन सारी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक ही गोल है, अल्टरनेट इनकम जनरेट करना, क्योंकि कतर को अच्छे से पता है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सालों साल चलते ही रहेंगे, एक टाइम तो आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे और उनको किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि वो पहले से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। ये
तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड, लेकिन दूसरी तरफ आता है उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और उसके लिए कतर ने शुरू किया अरब मीडिया नेटवर्क अल जजीरा। बहुत सालों तक कतर सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में रहा था, लेकिन हमाद ये अच्छे से जानता था कि अगर उन्हें दुनिया में अपना रुतबा बनाना है तो उन्हें अपनी अलग से एक पहचान बनानी ही पड़ेगी। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज पहुंचाने में अल जजीरा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2010 की अरब स्प्रिंग के टाइम भी अल जजीरा ने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज को एक जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। Let's talk about something huge that changed the Arab world. They call it the Arab Spring. Protests that began 10 years ago in Tunisia spread across the region. अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि जब 2017 में सब कंट्रीज ने कतर का बॉयकॉट किया तो सबसे पहली डिमांड यही रखी गई थी कि अल जजीरा को बंद किया जाए। सऊदी अरेबिया और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से आज तक अभी भी बैन ही है, लेकिन कतर का बॉयकॉट करना एक फेलियर साबित हुआ, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि सऊदी अरेबिया का साथ बाकी अरब कंट्रीज ने भी नहीं दिया। इसके साथ साथ कुवैत और ओमान भी इस बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बने। इसका दूसरा रीजन ये भी था कि कतर के ईरान और टर्की के साथ अच्छे रिश्ते थे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई कतर से आज तक नाराज हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देश इन सबसे बहुत दूर है और वो कतर को एक न्यूट्रल देश के रूप में ही देखते हैं, और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से सिर्फ 6 कंट्रीज को छोड़कर दुनिया के बाकी किसी भी देश ने इस बॉयकॉट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक फ्यूचर एडवांटेज भी मिला। रिसर्च की मानी जाए तो ऑयल 2030 से 40 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन गैस के बारे में ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन अभी नहीं आई है। उल्टा गैस की डिमांड तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। 2024 में ये डिमांड 2.5% से बढ़ी। रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया से जर्मनी जाने वाली गैस की पाइपलाइन ब्लॉक हो गई, और इसके बाद कतरी गैस की डिमांड 10% से बढ़ गई, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी कतर से ही अपनी गैस इंपोर्ट कर रहे थे। इस वॉर ने कतर, जो कि पहले से ही इतना अमीर था, उसे और अमीर बनने का मौका दे दिया, और कतर ने भी उस मौके का पूरा यूज किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कतर में सब सही चल रहा है। कतर में लेबर क्लास को लेकर काफी सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है। A number of trade unions have held a protest outside FIFA headquarters in Zurich against what they say is abuse of laborers' rights in the construction work of the 2012 Qatar World Cup. लेकिन कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले काफ़ी ओपन स्टेट है और वहाँ पर मीडिया को पूरी आज़ादी है, इकोनॉमिक कंडीशन उनसे बेहतर है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात होती है। वही अब हम आते हैं हमारे प्यारे भारत देश के ऊपर, जिसके अंदर रिसोर्सेज का पूरा भंडार है, वो भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन हम करप्शन, पॉलिटिक्स, रिलीजन के बेसिस के ऊपर लड़ाई कर करके उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और हम आज भी उतने ही गरीबी में जी रहे हैं। कतर की पॉपुलेशन का 60% हिस्सा साउथ एशियंस है, जो कि वहाँ पर काम करने के लिए गए हुए हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग कतर की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये लोग अपना देश छोड़कर कतर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, इस उम्मीद से कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, और वो काम करते करते यही सोचते रहते हैं कि काश हमारे देश में भी ऐसे रिसोर्सेज होते तो हमें अपना घर बार छोड़कर इतनी दूर काम करने के लिए नहीं आना पड़ता। और वो लोग यही ख्वाब देखते हैं कि कब हमारे देश में डेवलपमेंट होगा और हम वहाँ जाकर काम करेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। न जाने ये हालात कब बदलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।